नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर और हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू, आपने जुड़ने का मौका दिया। सर, अभी एक सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रामगढ़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ रहा है? पिछले कुछ वर्षों में खासकर पिछले 2-3 वर्षों में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि रामगढ़ के पहाड़ी में जो शिखर पे स्थित मंदिर है उसके मार्ग के रास्ते में लगातार क्रैक दिखाई दे रहे थे। अलग अलग जगहों पे दरारें आ गई थी और ख़ासकर जो मंदिर के लिए जब ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सिंह द्वार जहाँ पड़ता है उसके बगल में काफ़ी दरारें देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगह वन विभाग ने भी चेतावनी लगा के रखी हैं कि पहाड़ में पत्थर गिरने की बड़ी संभावना है। और स्थानीय लोगों से जब इस विषय में चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि जब से यहाँ खनन चालू हुआ उसके बाद से रामगढ़ में ये दरारों का सिलसिला देखने को मिला। और ये तक जो वहाँ के बैगा पुजारी हैं उन्होंने बताया कि खनन के लिए जब ब्लास्टिंग होती है तो उस समय मंदिर तक हिलने लगता है। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय था और ये बात चली रही थी। और उसी बीच में एक नई खदान यहाँ खुलने की बात सामने आई। वहाँ पर 3 खदानें हैं, एक जिसमें अभी काम चल रहा है PEKB नाम से, दूसरी परसा कोल ब्लॉक के नाम से है जहाँ पर हरिहरपुर फतेहपुर के ग्रामीण पहले आंदोलनरत थे। पूर्व सरकार के समय उन लोग ने पदयात्रा भी की, आंदोलन भी किया, वहाँ पे काम रुका भी रहा। विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ कि अब इस क्षेत्र में कोई नई खदान ना खोली जाए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा और कांग्रेस सरकार के समय वो काम रुका रहा, लेकिन नई सरकार आने के बाद वहाँ पर भी कहने को काम चालू हो गया। और तीसरी जो अब माइन खुलने की बात सामने आ रही है वो है केते एक्सटेंशन माइन। ये माइन समझेंगे तो रामगढ़ पहाड़ से इन तीनों में सबसे समीप है और जो पुरानी माइन चलती है PEKB उससे अपना एक कोना उन दोनों का सामान्य है। तो अगर ब्लास्टिंग यहाँ होने पे रामगढ़ में दरारें आ रही हैं और मंदिर हिलने की बात आती है तो ये अगर नई खदान स्वीकृत हो जाती है तो हम लोग की आकांक्षा है, शंका है, और हम जो वहाँ बात भी हुई सबसे, तो इसमें तो और ज़ोर से खतरा रामगढ़ पहाड़ पे मंडराएगा। और DFO की जो स्थल जांच रिपोर्ट थी उसमें जो उन लोग ने रामगढ़ की दूरी दिखाई खदान से, उनने 10 किलोमीटर से बाहर दिखाई, जबकि वो क्वेश्चन मांग एक है उसमें कि 10 किलोमीटर के भीतर कौन से धार्मिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, जंगल इस खदान के आते हैं। तो पता नहीं किस कारण से रामगढ़ को उसके बाहर दिखाया गया, जबकि आप नापिएगा गूगल अर्थ में, आजकल तो गूगल में भी सब कोई भी नाप सकता है, जाके उसका कोऑर्डिनेट लेके नापेंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी 8 किलोमीटर पर आती है, मंदिर 9 किलोमीटर पर आता है और सीता बेगरा गुफा जो पहाड़ के एकदम दूसरे छोर पे है वो 10.9 पे आता है। तो पहाड़ संरक्षित रहेगा तब तो बाकी धरोहर संरक्षित रहेंगे। इन बातों को लेकर हम लोग को चिंता हुई और इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी ये बात उल्लेखित नहीं की गई कि पुरानी खदान की ब्लास्टिंग से यहाँ पर दरारें आ रही हैं। तो हम लोग इससे चिंतित हुए और हम लोग ये सोचे कि जब तक ये बात सामने आएगी नहीं, लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे, लोगों के बीच से बड़ी संख्या में अगर इसमें जागरूकता ना हो के आवाज़ नहीं उठेगी तो कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। और जब तक ध्यान नहीं देगी तब तक ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि अगर रामगढ़ में स्थिति खराब है, दरारें आ रही हैं, ब्लास्टिंग से नुकसान पहुंच रहा है, तो खनन नहीं होना चाहिए और इसके जांच प्रमाण के बिना आगे कोई भी कार्यवाही इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये जो नई खदान है इसमें 99% एरिया जंगल का एरिया है, 5 लाख के आसपास पेड़ कटने हैं, बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बाकी दोनों खदानों को जोड़ेंगे तो भी इतने पेड़ नहीं कटेंगे जितने एक इस खदान में कटने हैं। हाथियों का बड़ा विस्थापन होगा इससे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि यहाँ पे PEKB खदान के बाद बाकी सारी खदानों को नो गो डिक्लेयर कर देना चाहिए। इन सब परिस्थितियों में और लेमरू जो अभयारण्य
पिछली सरकार ने घोषित किया वो भी इस खदान से 3 किलोमीटर पर आता है और उसका भी इस जांच प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा गलत तरीके का प्रतिवेदन क्यों बनाया गया, किस मंशा से बनाया गया। और हमारे लिए प्राथमिकता है कि हम लोग का जो सांस्कृतिक धरोहर है, राम जी के निवास का स्थान रहा है वनवास के समय, सीता जी, लक्ष्मण जी सबके वहाँ पे आशीर्वाद कदम पड़े हैं, ऐसी धरती को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने मन में अपने आप को कहेंगे तो आईने में शक्ल देखने के काबिल नहीं पाएंगे और इसलिए इस विषय पर आवाज़ उठाना अत्यंत ज़रूरी है। क्या लगता है कि इस तरह के कार्य से छत्तीसगढ़ के धरोहर और यहाँ की संस्कृति पे कितना असर पड़ेगा? आप देखिएगा तो ये जो पहाड़ है इसमें मगध काल के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। मेघदूत जो महाकवि अपने महाकवि कालिदास जी ने रची थी उसका प्रमाण इस पहाड़ से जुड़ता है। रामायण के समय, वनवास के समय सबसे बड़ी बात है कि राम जी सीता जी के लिए वहाँ पर सीता बैगरा गुफा के नाम से जो प्रचलित हैं उन लोग के रहने की जगह है। आदिवासी आस्था मान्यता में इस पहाड़ की बहुत बड़ी सरगुजा क्षेत्र में मान्यता है। 500 साल से अधिक पुराना मंदिर वहाँ कहते हैं कि शिखर पे उपस्थित है। तो अगर ये नष्ट हो जाएगा तो हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए हम कहने को असफल रहे एक बड़े सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को आगे पहुँचाने के लिए। सरगुजा में अभी जमीन बंटवारे की बात लगातार आ रही है। इस पर अगर अंबिकापुर की बात करें तो एक मामला है जिसमें कमिश्नर एक जमीन 8 बार जमीन पे क्या बोलते हैं जांच के लिए 8 बार पत्र लिखा और तहसीलदार ने एक बार भी जांच नहीं की। तो क्या लगता है कि तहसीलदार जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो कमिश्नर के ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जांच नहीं कर रहे हैं, या फिर बड़ी हैरानी की बात थी जब ये बात सामने आई। मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जानकारी भी लगी, लगातार इसमें न्यूज़ रिपोर्ट भी देखने को मिला और बड़ी हैरत की बात है कि कई वर्षों से अगर कमिश्नर जांच के लिए लिख रहे हैं और उनसे जो निचले अधिकारी हैं वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसा देखने को अक्सर नहीं मिलता है। तो एक प्रश्न ज़रूर बड़ा उठता है कि इसके पीछे कारण क्या रहा। उसके पहले कुछ दिन पहले भाजपा के जो अभी जिलाध्यक्ष हैं और उसमें कांग्रेस के एक महामंत्री हैं उनका भी मामला आया, उसमें एफआईआर हो गया। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक बात उठी, एक बड़े अधिकारी ने निचले अधिकारी को आदेश दिया कहने को और उस पर कोई कार्यवाही 8 बार नहीं हुई। तो ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और क्यों उसका पालन नहीं हुआ। और अगर कुछ वहाँ गलत पाया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का, स्टेटस को का अगर कंटेम्प्ट पाया गया है तो चाहे किसी की भी ज़मीन हो, चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, सरकार को अपना काम इसमें निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। जिस जमीन के मामले को लेकर कमिश्नर ने पत्र लिखा था और जिनके नाम से वह जमीन है उनका संबंध कहीं ना कहीं आपसे भी है और वो लगातार आपके अंबिकापुर में स्थित ज़मीन पर सवाल खड़े करते आए हुए हैं और कई बार ज़मीन की जांच भी कराई गई है। तो इनकी जो जांच है जब इनकी बारी आती है तो ऐसा नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो अपने आप को कानून के दायरे के अंदर मानते हैं। जिसकी भी सरकार रही हो, कभी प्रश्न उठे हो किसी भी विषय पे, हम लोग के परिवार ने हमेशा आगे बढ़ के सहयोग किया है, उन प्रश्नों का जवाब दिया है। गलत तरीके से अगर किसी ने परेशान करने के लिए कुछ किया है तो लीगल रास्ते अपनाए हैं। एनजीटी में केस चला, उसमें हम लोग जीत के आए। वो केस हाई कोर्ट गया, वहाँ जीत के आए। सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ जीत के आए। तो हम लोग तो अपने आप को कानून के दायरे के अंदर मानते हैं, चाहे किसी पद में रहें ना रहें। परिवार के सब सदस्यों में हम लोग में एक ये शिक्षा हमेशा दी गई है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को कानून के अधीन मानो और अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई प्रश्न आता है उसका जवाब दो। जब कुछ गलत नहीं किया है तो हमारे मन में तो कोई खोट है नहीं, अपनी बात रखेंगे, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखेंगे और उसको साबित करेंगे। और वैसा हुआ भी। उन लोग कई लोगों ने कई प्रश्न उठाए और हर बार माँ महामाया की कृपा रही कि न्यायालय के माध्यम से हम लोग को रिलीफ मिला। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और आज की यथास्थिति में वो सारी बातें सिमट गई हैं।
तो किसी को भी अपने आप को कानून के दायरे के ऊपर नहीं मानना चाहिए, और किसी के विषय में भी अगर कोई जांच की कमेटी बनती है या जांच के आदेश होते हैं तो जांच होकर तथ्यों के आधार पे उसका निराकरण होना चाहिए। जांच ना होना, आदेश का पालन ना करना, कार्रवाई ना करना, ये बड़े प्रश्न उठाता है। इसलिए आज ये न्यूज़ का विषय भी बना है, आप लोग भी पूछ रहे हैं, तो जांच हर किसी के लिए होनी ज़रूरी चाहिए। आपका एक तालाब है शिवसागर तालाब, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़ा होते रहा है कि उसे पाटने का कार्य किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग के द्वारा इस विषय पे आरोप लगाए गए थे। जी। 1996 में उस समय तत्कालीन कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन के द्वारा तत्कालीन नियमों के अनुसार उस ज़मीन जो शिवसागर बांध के नाम से तालाब का क्षेत्र जाना जाता है और उससे लगा हुआ सूखा क्षेत्र था, तो सूखे क्षेत्र की ज़मीन का पूरा सर्वे करके कितने क्षेत्र में पानी है, कितने क्षेत्र में ज़मीन खाली है, 1996 में कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने तालाब की सीमा को निर्धारित किया था और बाकी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया था, और उसमें फिर रेसिडेंशियल और अलग डाइवर्जन किए गए थे। इस विषय को लेके पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों और संस्थानों के द्वारा शिकायत की गई। 2017 में जब भाजपा की सरकार थी तब तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर के द्वारा को किसी ने शिकायत की थी, तो उनके द्वारा जांच के आदेश हुए थे। कलेक्टर ने यहाँ जांच की, उसमें पाया कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो कानून के दायरे पे है। उसके पश्चात फिर किसी ने शिकायत की एनजीटी में, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसमें 2 साल केस चला, 2019 से लगभग 2021-22 तक। वहाँ पे पाया गया कि जो भी व्यवस्था दी गई है वो कानूनी दायरे में है, उसमें कहीं भी कानूनी उल्लंघन नहीं है, और ज़मीन की जो वास्तु स्थिति है आज के दिन में वो एकदम नियम अनुसार है, उसमें कहीं भी कोई त्रुटि पाई नहीं गई। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, वहाँ पे भी सब चीज़ क्लियर कर दी गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कोई लोग इस केस को लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें स्पष्ट रूप से आदेश किया गया कि जो स्थिति है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, सब न्यायिक रूप से स्पष्ट है, और जो भी 1996 में कलेक्टर का आदेश पारित हुआ था वो राज्य शासन के नियम अनुसार था, और इसलिए उस ज़मीन में कोई भी गड़बड़ी पाई नहीं गई और आज वहाँ स्थिति साफ है। जहाँ तक बात है तो ये समय चला, उस समय तक वहाँ ज़मीन में रोक भी लगी रही और हम लोग ने कानूनी प्रक्रिया अपनाई, कानून पे भरोसा रखा और कानून से हम लोग न्याय भी मिला। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरलता से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, और इसी तरह के सवालों के जवाब और इसी तरह के खबर से जुड़े रहिए खबरी चौक के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त।